हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आईएमएस के बारे में, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी लेके आया है टैक्स पेयर के लिए। दैट क्या क्या होगा ना, उसमें मैचिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स और इनवॉइसेस इशूड या फाइल्ड बाय द सप्लायर फॉर अवेलिंग आईटीसी ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट जो आईटीसी लेगा उसको अवेल करने के लिए सप्लायर जो फाइल करेगा इनवॉइसेस, वो मैचिंग कराने के लिए फैसिलिटी लेके आया गया। दैट इज कॉल्ड आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये फैसिलिटी लागू हो रहा है 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये रिलेटेड है आईटीसी। इसका टू बी के साथ कैसे लिंक है? जो भी इनवॉइसेस आप एक्सेप्ट करेंगे इन आईएमएस में, वही एलिजिबल होंगे क्रेडिट लेने के लिए इन जीएसटी टू बी। इसमें अब सोचिए, कोई हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कोई इनवॉइसेस है जिसमें आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको एज ए डीम्ड एक्सेप्ट बोल के मान लिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आईएमएस में आप कब तक एक्शन ले सकेंगे? जब से आपका सप्लायर उसमें डाटा ऐड करेगा। फाइल करने से पहले डाटा अपलोड करेगा। ऐड करते ही आपका आईएमएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही रिसिपिएंट जीएसटीआर 3B अपना फाइल कर देंगे, उसके पहले आप यानी रिसिपिएंट इसमें एक्शन ले सकते हैं। एक्शन में क्या ले सकते हैं? एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, यही 3 आप एक्शन ले सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थर्ड, सोचिए सप्लायर फाइल किया इनवॉइस एंड जीएसटीआर 1 में फाइल किया एंड जीएसटीआर 1A के थ्रू उसने अमेंड किया। इन दैट केस आईटीसी जो भी है विल फ्लो in GSTR 2B of the recipient and generated in subsequent month only। मतलब वो subsequent month में दिखाई पड़ेगा अगर 14 के बाद उसने फाइल किया है तो। GSTR 1 14 के बाद फाइल किया है तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर 14 तारीख के बाद आप एक्शन ले रहे हैं आईएमएस में, इन दैट केस आपको GSTR 2B रिकम्प्यूट करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से फिर आपका आईटीसी आप ले सकेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जीएसटीआर 3B एंड फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा फॉर जेनरेशन ऑफ जीएसटीआर 2B इन नेक्स्ट मंथ। मतलब जीएसटीआर 2B अब सीक्वेंशियल है। जब तक आप पिछले मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करेंगे तो करंट मंथ का जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगा। अब आते हैं, हम सबको पता है आईएमएस में 3 एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। ऐसा भी कुछ केसेस है जिसमें आप पेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें पेंडिंग का ऑप्शन ही नहीं आएगा। इसमें ओरिजिनल क्रेडिट नोट, इसमें आपको पेंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, ठीक है, आप मतलब अपवर्ड अमेंडमेंट क्रेडिट नोट से वैल्यू उसका मतलब क्रेडिट नोट का वैल्यू और बढ़ाया जा रहा है, इन दैट केस आपको उसमें पेंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। थर्ड क्या है, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट का वैल्यू घटाया जा रहा है, इसमें भी आपको पेंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इनवॉइस या डेबिट नोट अगर डाउनवर्ड अमेंड किया जा रहा है, पहले हम 100 रुपया का इनवॉइस फाइल कर दिए, बाद में मुझे उसे 80 रुपया करना है, इन दैट केस आपको पेंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो उसे डीम्ड एक्सेप्ट बोल के मान लिया जाएगा। एंड अगर आप 14 तारीख के बाद फाइल कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं इन आईएमएस में, उसे आप एट दैट टाइम आपको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा जीएसटीआर 2B। अच्छा, आईएमएस में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। एक, इनवर्ड आरसीएम, सप्लायर हैज रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 या आईएफएफ, ठीक है। अगर आरसीएम है, आरसीएम इनवर्ड सप्लाई है, वो आपका आईएमएस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड, कुछ भी ऐसा आईटीसी है जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के तहत वो एलिजिबल नहीं है, वो आपका जीएसटीआर 2B से आईएमएस से पता नहीं चलेगा। अब मैं बता दूं, अगर आप ऑल इनवॉइसेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट या डीम्ड एक्सेप्ट हो जाता है एंड आप जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं तो आईएमएस से मूव आउट हो जाएगा। लेकिन जिस भी इनवॉइसेस को आप पेंडिंग सिलेक्ट कर देंगे ना, इन दैट केस उसमें आपका मूव आउट नहीं होगा, वो आईएमएस में एज इट इज रहेगा। समझे मेरा बात को? जो भी एक्सेप्ट, आपने एक्शन लिया, एक्सेप्ट हुआ, आपने एक्शन लिया, रिजेक्ट किया, आपने एक्शन नहीं लिया, डीम्ड एक्सेप्ट हुआ, इन दैट केस
ये जीएसटी 3B आप जब फाइल करेंगे आईएमएस में आईएमएस उसके बाद आईएमएस से वो मूव आउट हो जाएगा। लेकिन कुछ इनवॉइस है जिसमें आपने पेंडिंग सिलेक्ट, वो आपका आईएमएस में एज इट इज रहेगा, रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अच्छा, ये जो ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा मेजर पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इट इज मैंडेटरी टू टेक एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड एंड फाइल द रिस्पेक्टिव 3B before taking action on amended record when original and amended record belongs to GSTR 2 different GSTR 2B return period। फ्रेंड्स समझिए इस पॉइंट को अच्छे से। क्या बताया गया है, ओरिजिनल रिकॉर्ड में एक्शन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप अमेंडमेंट रिकॉर्ड पे एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब अमेंडमेंट रिकॉर्ड में एक्शन लेने से पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड जो आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसमें एक्शन लेना एंड उस मंथ का 3B फाइल करना जरूरी है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। आइए, अक्टूबर में एक इनवॉइस फाइल किया गया, उसका अमेंडमेंट फाइल किया गया है नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में। ओके, अब आप नवंबर मंथ वाला में एक्शन लेना चाहते हैं, तो बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन नवंबर मंथ अमेंडमेंट वाला में आपको अक्टूबर मंथ का ओरिजिनल इनवॉइस में एक्शन लेना पड़ेगा और उसका 3B फाइल करना पड़ेगा। देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक एक्शन ऑन नेक्स्ट मंथ का जो अमेंडमेंट रिकॉर्ड है उसमें। आपको माइन्यूटली समझिएगा, ये चीज को दोबारा सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अक्टूबर मंथ में मैंने एक इनवॉइस फाइल किया, ठीक है, सप्लायर। नवंबर महीना में मैंने उसको अमेंडमेंट कर दिया, सप्लायर। नाउ कम टू द रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। रिसिपिएंट आईएमएस से एक्शन लेगा, अमेंडमेंट वाला में एक्शन लेने से पहले ओरिजिनल वाला में एक्शन ले एंड उस मंथ का अक्टूबर मंथ का 3B फाइल करे, देन वो नवंबर मंथ का अमेंडमेंट में एक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका ओरिजिनल एंड अमेंडमेंट रिकॉर्ड टू डिफरेंट जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये सेम मंथ का में रिफ्लेक्ट होता ना, इन दैट केस आपका आईटीसी कैलकुलेशन के लिए जो अमेंडमेंट वाला है उसको पकड़ लेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अगर आईएमएस में आप रिजेक्ट करते हैं, इन दैट केस रिसिपिएंट अगर आईएमएस में रिजेक्ट करता है, कुछ केस ऐसे भी हैं जो जीएसटी सप्लायर के लिए उसका लायबिलिटी बढ़ा देगा। सोचिए, आपने क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया, रिसिपिएंट ने क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, इन दैट केस सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगा। आपने अपवर्ड अमेंडमेंट किया ऑफ क्रेडिट नोट का आपने अमेंडमेंट कर दिया, उसका वैल्यू जो बड़ा था उसका अमेंडमेंट कर दिया एंड रिसिपिएंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया आईएमएस में, तो सप्लायर का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है कि डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट, ठीक है, रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट। इनवॉइस या डेबिट नोट आपने 100 रुपए का किया था, अब 80 रुपए का किया, और रिसिपिएंट ने वो रिजेक्ट कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो सप्लायर का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ये जो डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट, इसमें तो आपको लग रहा होगा कि अगर ये तो डाउनवर्ड हो रहा है तो इसमें लायबिलिटी क्यों बढ़ना चाहिए अगर रिजेक्ट कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक कंडीशन है, अगर ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्ट किया है रिसिपिएंट ने एंड सिमिलरली डाउनवर्ड क्रेडिट नोट भी रिजेक्ट कर दिया है, इन दैट केस आपका सप्लायर का लायबिलिटी बढ़ेगा। डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट इफ, यदि ओरिजिनल क्रेडिट नोट also rejected by the recipient।